हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एस के सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, स्पष्ट करें। उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। नंबर 1, ब्रिटेन के उद्योगों का उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। नंबर 2, इस युद्ध ने ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता का ऋणी बना दिया। नंबर 3, एशिया में जापान की बढ़ती शक्ति को अवरुद्ध करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया। नंबर 4, ब्रिटेन के लिए भारतीय बाजार में अपना वर्चस्व बनाए रख पाना कठिन हो गया। अगला प्रश्न है, कार्नला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट करें। उत्तर है, नंबर 1, कार्नला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या लगभग हल हो गई। अब कम कीमत पर लोगों के लिए खाद्य पदार्थों का आयात करना संभव हो गया। दूसरा है, आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में उत्पादित खाद्य पदार्थों से भी कम थी। नंबर 3 है, खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आने से ब्रिटेन में उपयोग का स्तर बढ़ गया। औद्योगिक प्रगति के चलते ब्रिटेन के लोगों की आय में वृद्धि हुई, जिससे खाद्य पदार्थों का पहले से अधिक आयात होने लगा। प्रश्न नंबर 3 है, अधिकांश अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। इसका कैरिबियाई संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम लिखें जो अनुबंधित मजदूर के वंशज हैं। उत्तर, नंबर 1, अनुबंधित भारतीय मजदूरों ने भारतीय और कैरिबियाई संस्कृति का मिश्रण करते हुए उसे अपने में आत्मसात कर लिया और उसमें रच बस गए। ऐसे में उनमें वापस लौटने की इच्छा नहीं। उन्होंने वहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और पूरी तरह कैरिबियाई संस्कृति में रम गए। नंबर 2, त्रिनिदाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को होशे नामक विशाल मेले का रूप दे दिया गया। इसी तरह रास्ता फरियानवाद नामक विद्रोही धर्म ने भी नई संस्कृति के दर्शन होते थे। नंबर 3 है, त्रिनिदाद एवं गुयाना में प्रचलित चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के कैरिबियाई द्वीपों में पहुंचने के बाद प्रकट हुई। रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही उदाहरण है। नंबर 4 है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता B.S. नायपाल भारत में कैरिबियाई द्वीप में एक अनुबंधित भारतीय मजदूरों के वंशज थे। प्रश्न नंबर 4 है, अफ्रीका में 1980 के दशक में फैली रिंडरपेस्ट कोष्ठक में मवेशी रोग नामक बीमारी के प्रभावों का संक्षेप में वर्णन करें। अथवा रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग के अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़े। उत्तर है, नंबर 1, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में तेजी से फैली। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली
इस बीमारी में बड़ी संख्या में मवेशियों की मृत्यु होने से अफ्रीकी लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। रिंडरपेस्ट नामक यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों से अफ्रीका में फैली थी। नंबर 2 है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी से 90% मवेशियों की मृत्यु हो गई। पशुओं की इतने बड़े पैमाने पर मृत्यु से अफ्रीकी लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन ही समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप समस्त अफ्रीका धीरे धीरे औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन गुलाम बनकर रह गया। अगला प्रश्न है, कार्न लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले पर टिप्पणी लिखिए। इस कानून के एक प्रभाव की चर्चा भी कीजिए। उत्तर है, 18वीं सदी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, फलस्वरूप भोजन की मांग भी बढ़ी, कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। बड़े भूस्वामियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे यह पाबंदी लगाई गई थी उन्हें कार्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान होकर उद्योगपतियों एवं शहरी नागरिकों ने सरकार को कार्न लॉ वापस लेने के लिए विवश किया। कार्न लॉ समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सके। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। प्रश्न नंबर 6 है, रेशम मार्ग की 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर नंबर 1, जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। नंबर 2, लगभग 15वीं शताब्दी तक ये सिल्क मार्ग अस्तित्व में आ चुके थे। इसी मार्ग से होकर चीनी पटरी जाती थी और इसी मार्ग से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थीं। नंबर 3, शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी निश्चित रूप से इसी मार्ग से एशिया में धर्म प्रचार के लिए आते थे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी मार्ग के सहारे विश्व में फैल गए। इससे भी बहुत पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। अगला प्रश्न है, समूह 77 क्या है? समूह 77 के देशों ने नई औद्योगिक आर्थिक प्रणाली की क्यों मांग की? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 व 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए विकासशील देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली NIEO के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 या G77 के रूप में संगठित हो गए। NIEO से उनका आशय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण प्राप्त हो सके, जिससे उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। प्रश्न नंबर 8 है, ब्रिटेन की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए विश्व के दूसरे देशों ने क्या उपाय किए? उत्तर है, ब्रिटेन की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्वी यूरोप,
रूस, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया द्वारा किए गए प्रयासों का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, कृषि कार्य हेतु भूमि को साफ किया गया। नंबर 2, रेल यातायात का कृषि प्रधान क्षेत्रों में इस प्रकार प्रबंध किया गया जिससे कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलतापूर्वक लाया और ले जाया जा सके। नंबर 3, कृषि क्षेत्र में मजदूरों की व्यवस्था की गई। मजदूरों के लिए घर बनाए गए तथा उनकी नई बस्तियां बसाई गईं। नंबर 4, बंदरगाहों पर नई गोदियां बनाई गईं तथा पुरानी गोदियों का विस्तार किया गया जिससे अधिक माल की ढुलाई की जा सके। नंबर 5, कृषि संबंधी कार्यों के विस्तार हेतु लंदन के वित्तीय केंद्रों से धन उपलब्ध करवाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना का उद्देश्य बताइए। उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों के परिचालन हेतु WTO की स्थापना 1 फरवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वैश्विक रूप से संगठित करना। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी देशों के हितों की रक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाना। नंबर 3, दो देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते करवाना तथा निष्पक्षता का ध्यान रखना जिससे किसी पक्ष के साथ अन्याय न हो। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ एवं उससे होने वाले लाभ बताइए। उत्तर, वह प्रक्रिया जिसमें हम अपने निर्णयों को विश्व के एक क्षेत्र में क्रियान्वित करते हैं तो विश्व के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इसके द्वारा देशी विदेशी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। कोई भी देश अपने माल को किसी भी देश में बेच सकता है। इस तरह विश्व के सभी देश परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। वैश्वीकरण के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। नंबर 1, इसके प्रभाव स्वरूप कम लागत पर बनी वस्तुएं समस्त विश्व में कम कीमतों पर उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती हैं। नंबर 2, विश्व में लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाती हैं। नंबर 3, विश्व का कोई भी देश अपने उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है तो उसे कम लागत पर निर्मित कर सकता है। नंबर 4, विश्व में कोई भी उत्पादक अपने उत्पाद को बनाकर बेच सकता है। इससे उत्पादक को विस्तृत बाजार का लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये प्रमुख लघुत्तरी प्रश्न। इन लघुत्तरी प्रश्नों को आप नोट करें और याद